बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, जब दो बंदे कोई आपस में पार्टनरशिप के साथ कारोबार शुरू करते हैं और वो कारोबार नहीं चल सकता, किसी भी वजह से नुकसान हो जाता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर मुद्दा डालते हैं। एक कहता है कि ये कारोबार इस वजह से नहीं चला क्योंकि तुमने टाइम नहीं दिया। दूसरा कहता है कि ये कारोबार इस वजह से नहीं चला क्योंकि यहाँ पे तुमने गलत डिसीजंस लिए थे, तुम मेरी बात नहीं सुनते थे। कोई भी मसला हो सकता है, वो एक दूसरे पे कहानी डालते रहते हैं। लगता ऐसे है कि इस वक्त यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान भी इसी तरह का मामला जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया था। यूक्रेन इतना अरसा अमेरिका की मदद के बगैर निकाल ही नहीं सकता था। अमेरिका ने उसको मुख्तलिफ किस्म के हथियार दिए। सबसे पहले जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दिए, उसके बाद हाई मार्स दिए, उसके बाद और जदीद असला दिया जिसके अंदर APVs थी, आर्मर पर्सनल कैरियर्स थी, फाइटिंग व्हीकल्स थी, ब्रैडलेस थी। ब्रिटेन से टैंक लेके दिए, पोलैंड ने टैंक्स दिए, पता नहीं क्या क्या असला जो है वो यूक्रेन को दिया गया। पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स दिए गए, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स दिए गए। और इस सारे असले को इस्तेमाल करके आज यूक्रेन जो है वो कुछ ना कुछ सर्वाइव कर रहा है। बल्कि एक वक्त आया था कि यूक्रेन की फ़ौज ने पुशबैक दिया था और रशियन फोर्सेस से कुछ अपना एरिया जो है वो छुड़वा भी लिया था। लेकिन फिर भी इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि रशियन फोर्सेस यूक्रेनियन फोर्सेस पे चढ़ी हुई हैं। इस पूरी जंग के अंदर रशिया का सिर्फ एक एलाय है और वो है बेलारूस। बाकी हर तरफ से यूक्रेन को मदद मिल रही है, सैटेलाइट की तरफ से मदद मिल रही है। नेटो फोर्सेस के जो दूसरे एसेट्स हैं, स्पेशल एयरक्राफ्ट्स हैं जिनमें एवैक्स होते हैं, जिनके अंदर RC-135 जहाज़ हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज़ हैं, ये सारे के सारे इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जंग इस वक्त रशिया जीत रहा है। खैर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ख्याल है कि जंग के अंदर विनर कोई भी नहीं होता। जंग में आप ये कह सकते हैं कि नुकसान किसका ज़्यादा हो रहा है। तो इस वक्त जंग के अंदर जिसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन है। और इस बात का अब हमें इस तरह से भी पता चलता है कि अमेरिकन ने यूक्रेनियंस के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है और अमेरिकन ने यूक्रेनियन से ये कहना शुरू कर दिया है कि आप जंग ठीक तरीके से नहीं लड़ रहे। हमने आपको इतना असला दिया है, हमने आपको इतने ज़्यादा डॉलर्स दिए हैं और इन सारे असले और डॉलर्स का आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हमने आपको जिस तरह से कहा उस तरह से आपने जंग नहीं लड़ी। अब वॉइसेस जो है वो उठना शुरू हो गई हैं और ये वॉइसेस जो है ये मीडिया में आ गई हैं। वाशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिका का एक इंतहाई मोतबर अखबार है, उसके अंदर रिपोर्ट्स छपना शुरू हो गई हैं कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने अब यूक्रेनियंस को जो है वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। और उनका कहना ये है कि हमने आपको टैंक्स दिए, आर्मर्ड व्हीकल्स दी, इन्फेंट्री दी, आर्टिलरी दी, एयर पावर दी। एयर पावर के अंदर आपको पता है कि अमेरिका ने यूक्रेनियंस को AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स दिए, ब्रिटेन ने उनको स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स दिए, फ्रांस ने उनको स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स दिए। तो अमेरिकन का कहना यह है कि यूक्रेनियंस ने इन चीज़ों का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और यूक्रेनियंस का जो फोकस था वो एट्रिशन बेस्ड असॉल्ट के ऊपर था। और इस वजह से इस वक्त रशिया जो है वो यूक्रेन पे चढ़ा हुआ है। अब रशिया ने इन सारी चीज़ों का तोड़ किस तरह से निकाला? रशिया ने अपनी आर्टिलरी का ओवरवेलमिंगली जो है वो इस्तेमाल किया। रशिया ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस इस्तेमाल किए। रशिया ने हेलीकॉप्टर फायर के ज़रिए से अमेरिकन और वेस्टर्न हथियार जो थे, टैंक्स थे या APVs थी या फाइटिंग व्हीकल्स थी, उनको निशाना बनाया और उनका एक सिग्निफिकेंट लॉस जो है वो इन चीज़ों के ज़रिए से किया। यूक्रेन के ऊपर एक और इल्ज़ाम भी है कि यूक्रेन अनट्रेंड बंदे जो है वो आगे फ्रंट पे भेज रहा है। तो यूक्रेन क्या करे? यूक्रेन की जितनी भी फ़ौज थी वो तो उसने लगाई हुई है। अब अगर आपको मज़ीद फ़ौज की ज़रूरत है तो यूक्रेन तो अनट्रेंड बंदे ही भेजेगा। वो इतनी जल्दी से अपने बंदों को किस तरह से ट्रेनिंग दे? रशिया ने बॉम्बिंग करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। और याद रखें ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को आगे लगाया और उसको हिलाशीरी दी कि हम आपको नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बना लेंगे, आप हमें नेटो इत्तेहाद के लिए एप्लीकेशन दें, हम उस एप्लीकेशन को कबूल कर लेंगे। जब रशिया ने ये सारा कुछ देखा तो उसने नेटो को याद दिलाया कि आपका मेरा माहिदा तो ये था कि आप नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है उसको रोक देंगे, लेकिन आपने फिर भी नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की। लेकिन अब आप अगर यूक्रेन को भी नेटो का हिस्सा बना लेंगे तो इससे तो बेहतर है कि आप वैसे ही मुझसे मॉस्को मांग लें। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और एक गलत डिसीजन की वजह से पूरे का पूरा मुल्क जो है वो आज जहन्नम बन गया हुआ। और अमेरिकन जिन्होंने ये असला दिया था
आज उसी यूक्रेन के ऊपर खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूक्रेन की जो फोर्स में नए रिक्रूट्स भर्ती किए जाते हैं उनको बाखमुत के अंदर भेजा जाता है। बाखमुत क्या है? बाखमुत के बारे में लिखा गया है कि इसको अखबारों ने, मीडिया ने एक मीट ग्राइंडर से तशबीह दी है, यानी कि जिस तरह से किसी चीज़ का कीमा किया जाता है ना, तो इस तरह से ये मीडिया कहता है कि रशियंस ने वहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेस का कीमा कर दिया था। इसको मीट ग्राइंडर का नाम दिया था मीडिया ने। ठीक है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन यूक्रेन की गवर्नमेंट जो है उसको इन बातों का पहले पता होना चाहिए था कि आप रशिया से पंगा लेने जा रहे हैं, बाद में आपको बचाने ना अमेरिका ने आना है, ना जर्मनी ने आना है, ना ब्रिटेन ने आना है, ना ही फ्रांस आएगा। हाँ ठीक है, दूर बैठ के आपको पैसा भी दे देंगे, असला भी दे देंगे, और जब वो पैसा और असला देंगे तो उसके बाद वो आपसे हिसाब भी मांगेंगे और कहेंगे कि आपने हमारा असला ठीक तरीके से यूज़ ही नहीं किया, और अगर आप ये जंग हार रहे हैं तो उसमें गलती आप ही की है। जबकि ये वही ममालिक हैं जिन्होंने यूक्रेन को ये हिलाशरी दी कि आप आगे लगें, रशिया के साथ पंगा लें और नेटो इत्तेहाद के लिए रिक्वेस्ट करें। फिर उसके बाद यूक्रेनियंस जो है वो अमेरिकन से F-16 मांगते रहे। आज तक अमेरिका ने F-16 नहीं दिए। इस वक्त अमेरिका में बेसिकली दो थॉट्स पाई जाती हैं। एक ये कहती है कि हमें यूक्रेन को F-16 नहीं देने चाहिए। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो पंगा ले बैठी हैं, अब जंग तो यूरोप के अंदर लगी हुई है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ अब अमेरिका से कह रही हैं कि आपने हमें जो F-16 जहाज़ सेल किए हुए हैं, आप हमें ये इजाज़त दें कि हम उन F-16 जहाज़ों को आगे रीसेल कर दें, क्योंकि जब आप अमेरिका से F-16 लेते हैं तो आप ये अमेरिका के साथ एक मुआहदा करते हैं कि इन जहाज़ों को आप आगे रीसेल नहीं कर सकते अनलेस आप अमेरिका से अप्रूवल लें। तो ये जो इस वक्त सारी कंट्रीज़ जो पहले से F-16 जहाज़ इस्तेमाल करती हैं, नेदरलैंड्स हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, वो अमेरिकन से कह रहे हैं कि आप हमें ये F-16 जहाज़ यूक्रेन को देने की इजाज़त दें। अमेरिका ये इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका के अंदर मैंने आपको बताया कि दो थॉट्स हैं। एक थॉट ये कहती है कि इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, F-16 की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। दूसरी थॉट जो है वो ये कहती है कि नहीं, हमें ये F-16 जहाज़ यूक्रेन को दे देने चाहिए। अब इस वक्त पिछले दिनों की मैं आपको बात बताता हूँ कि इस वक्त जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हिसाब लगाएं कि हम कितने F-16 जो हैं वो यूक्रेन को दे सकते हैं। F-16 एक फोर्थ जनरेशन का जहाज़ है। फोर्थ जनरेशन के जितने भी जहाज़ इस वक्त यूक्रेन पहले से इस्तेमाल कर रहा था, जैसे कि MiG-29, जैसे कि Su-27, उन्होंने कितना बड़ा जो है वो इम्पैक्ट डाल लिया और उन्होंने यूक्रेन को कितनी जो है वो कामयाबी दिला दी। तो जो काम MiG-29 नहीं कर सका, जो काम Su-27 नहीं कर सका, क्या वो काम F-16 कर लेगा? उसी जनरेशन का जहाज़ है जिस जनरेशन का MiG-29 है, उसी जनरेशन का जहाज़ है जिसका ये Su-27 है। तो अगर वो काम MiG-27 और MiG-29 नहीं कर सके तो F-16 कैसे करेगा? एक थॉट ये कहती है। दूसरा उनका आर्गूमेंट ये है कि इसको 45 साल हो गए हैं जब ये पहली दफ़ा सर्विस में एंटर हुआ था। 1978 के अंदर ये F-16 जो है ये सर्विस के अंदर इंडक्ट किया गया था। इसके अंदर कोई स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ये स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को लैक करता है। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम इसको ईजिली ट्रैक कर सकता है और इसको लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो टारगेट कर सकता है। रशिया के पास Su-35 फाइटर जेट्स हैं, MiG-31 इंटरसेप्टर्स हैं, S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं जो उसने बेलारूस के अंदर लगाए हुए हैं, जो कि यूक्रेन के ज्यादा नजदीक है। कीव जो उनका कैपिटल है यूक्रेन का, उसके ज्यादा नजदीक है बेलारूस। तो लॉयड ऑस्टिन का कहना यह था कि अगर हम 10 F-16 देते हैं यूक्रेन को तो ये हमें $2 बिलियन के पड़ेंगे। रशिया के पास फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन जहाज़ों के जो एयर फ्रेम्स हैं उनकी तादाद हंड्रेड्स में है, और अगर 1-to-1 भी ये F-16 उन जहाज़ों का मुकाबला करता है, या आप कह लें 1-to-1 नहीं 2-to-1 करता है, तो फिर भी कितने जहाज़ों का मुकाबला कर लेगा? 20 जहाज़ों का मुकाबला कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 जहाज़ों का मुकाबला कर लेगा। फिर अगर हम फैसला करते हैं कि हमने ज़्यादा F-16 यूक्रेन को देने हैं, तो यूक्रेन के पास क्या इतने पायलट्स हैं कि वो ज़्यादा F-16 मसलन 30-40 F-16 उड़ा सकें? क्या यूक्रेन के पास 30-40 ऐसे पायलट्स मौजूद हैं जो इंग्लिश समझ सकते हैं? तो ये सारी प्रॉब्लम इस वक्त यूक्रेन को फेस करनी पड़ रही हैं, और अमेरिका भी इस मामले में अब स्प्लिट हुआ है कि F-16 देने चाहिए या F-16 नहीं देने चाहिए। क्योंकि F-16 कोई ऐसे तो नहीं है कि आपने किसी बच्चे को गाड़ी चलाना सिखानी है तो वो एक हफ्ते के अंदर सीख जाएगा। ठीक है, F-16 को उड़ा तो लेंगे यूक्रेन के पायलट्स, लेकिन उनके जो टैक्टिक्स हैं, जो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो आप कह लें कि F-16 के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या उसकी जो कमी कोताही है, वो यूक्रेन के पायलट्स को पता होनी चाहिए। उसने जो टैक्टिक्स बनाने हैं F-16 के साथ, उसको F-16 के ऊपर एक्सपीरियंस चाहिए, कई 1000 आवर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। और अगर वो यूक्रेन के पायलट के पास नहीं होगा
तो वो F-16 को उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर सकता जिस तरह से F-16 की आउटपुट आपको चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इतने पैसे हम कहाँ से लेके आएँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए आपको इतने ज़्यादा F-16 देने के लिए। ये जो लेटेस्ट F-16 का ब्लॉक 72 दे रहा है इस वक्त अमेरिका ताइवान को, वो एक जहाज़ $120 मिलियन का पड़ा है। अमेरिका ने जो जॉर्डन को F-16 सेल किए हैं वो तो $350 मिलियन का एक F-16 सेल किया। खैर वो तो आप छोड़ ही देना, वो तो अमेरिकन ने जो जिस तरह कहते हैं ना कि वो एक जेब काट ली है जॉर्डन की। ताइवान की बात करें तो $120 मिलियन का एक F-16 पड़ा है जो कि लेटेस्ट है। तो यूक्रेन को लेटेस्ट F-16 तो नहीं मिलने लगा। यूक्रेन को जो F-16 मिलेगा वो तो नॉर्वे का पुराना F-16 होगा, वो तो नेदरलैंड्स का पुराना F-16 होगा, डेनमार्क का, पोलैंड का। पोलैंड के पास तो खैर F-16 का ब्लॉक 72 मौजूद है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो विलिंग है F-16 जहाज़ देने के लिए, उनके पास तो पुराने F-16 हैं। वो तो ब्लॉक 72 के F-16 नहीं दे सकते, ना ही उनके पास हैं। तो क्या वो पुराने F-16 जो हैं ब्लॉक 25 के 30 के, वो रशियन Su-35 S-400 या MiG-31 इंटरसेप्टर को जो है वो फेस कर सकते हैं? और वो भी उस हालत में जब यूक्रेन के पायलट्स के पास इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो F-16 को अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। फिर यूक्रेन का जो अपना ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 मिसाइल्स हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की बैटरी दी थी अमेरिका ने, एक बैटरी अमेरिका ने दी थी, एक बैटरी जर्मनी की तरफ से आई थी, तो उनमें से एक बैटरी रशिया ने उड़ा दी हुई है। अब एक बैटरी बची हुई है, वो भी रशिया किसी वक्त उड़ा देगा। तो इस वक्त सारे का सारा मलबा जो है ना, वो अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर डालना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो जंग है ना, अगर यूक्रेन हार रहा है तो उसकी वजह यूक्रेन की अपनी गलतियाँ। तो ये वो कारोबार है जो दो बंदों ने मिलकर शुरू किया था, यूक्रेन और अमेरिका ने। लेकिन एक बंदा जो था वो अक्लमंद था और वो था अमेरिका। उसने यूक्रेन को आगे लगाया, तबाही हुई यूक्रेन के अंदर, और अब अमेरिका ने मलबा जो है वो भी यूक्रेन पे डाल दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।